Jai Hind student, welcome back to your own channel Sir Tarun Rupani, exclusive channel for ICSE board students. आपने कहा और हमने बनाया, ये चैनल है आपके लिए। इसमें सब कुछ एब्सोल्युटली फ्री मिल रहा है। आपके सारे मेजर सब्जेक्ट्स यहीं कवर हो रहे हैं, सारे नोट्स सब कुछ। हाँ, ये सब कुछ पेड है, पर आपके लिए, मेरे सुपरस्टार्स के लिए एब्सोल्युटली फ्री है। और आज बारी है हिस्ट्री के चैप्टर सेकंड फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। फर्स्ट फेज हमने बना दिया था, और अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जाएं, चैप्टर का नाम लिखें और आगे लिख दें बाय सर तरुण रूपानी। ये सारे सब्जेक्ट के साथ आप कर सकते हैं। तो आज बारी है सेकंड फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, जिसकी शुरुआत हो जाएगी 1907 से और 1916 तक चलेगा। तो सेकंड फेज इतना क्यों इंपॉर्टेंट है? तो सेकंड फेज है असर्टिव नेशनलिस्ट लोगों का, वो लीडर्स कांग्रेस के जो स्ट्रॉन्ग मेथड ऑफ फाइटिंग बैक करना चाहते थे। ये मत सोचिएगा कि ये लोग क्या करने वाले हैं, लड़ाई करने वाले हैं। ना ना ना, ये वायलेंस का मेथड नहीं करना चाहते हैं, मास मूवमेंट का और एग्रेसिव मूवमेंट का फॉलो करना चाहते हैं। ये प्रेयर प्लीडिंग्स नहीं करेंगे, ये अपना हक लेके रहेंगे। इनका नारा है साडा हक एथे रख। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर सेकंड फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो बात करते हैं जब लॉर्ड कर्जन ने पार्टीशन ऑफ बंगाल कर दिया था 1905 में। और पार्टीशन ऑफ बंगाल एक बहुत ही सोची समझी साजिश थी भारत के लोगों को बंगाल को डिवाइड करके लड़ाने की। आइए, क्या था स्कीम ऑफ पार्टीशन, जरा समझते हैं। तो बंगाल, जो कि प्रेसिडेंसी ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाता था, पहले ब्रिटिशर्स का सबसे पहले प्रोविंस यही था जहां ब्रिटिशर्स ने देश को गुलाम बनाना शुरू किया। आपको पता होना चाहिए, बंगाल सबसे पहला राज्य था जहां अंग्रेजों ने अपना कब्जा जमाया था और उसके बाद पूरे भारत को गुलाम बनाया था। तो बंगाल उस समय बहुत बड़ा था। बंगाल के अंदर ही बंगाल आता था, बिहार आता था, करंट उड़ीसा आता था, छोटा नागपुर रीजन और कुछ रिमोट एरिया। सो बहुत बड़ा रीजन था बंगाल का। और बंगाल को डिवाइड कर दिया गया दो हिस्सों में। जरा स्क्रीन पे देख पाएंगे आप, दो हिस्सा, ग्रीन और रेड। ग्रीन ईस्ट बंगाल और असम कर दिया, जो कि मुस्लिम मेजोरिटी वाला इलाका था। और रेड वाला हिस्सा आप देख पा रहे हैं, वो है बंगाल प्रॉपर या सिंपली बंगाल, हिंदू मेजोरिटी वाला। तो इस तरीके से बंगाल को दो हिस्सों में रिलीजन के बेसिस पे डिवाइड कर दिया गया। ये अंग्रेजों की सोची समझी साजिश थी। अब हम बात करते हैं बंगाल की। तो बंगाल में वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल प्रॉपर, बिहार और उड़ीसा था, जिसकी कैपिटल कलकत्ता थी। दूसरा हिस्सा ईस्टर्न बंगाल और आसाम था। इसमें ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बंगाल को जोड़ा गया था और आसाम को जोड़ा गया था। ढाका इसकी मेन कैपिटल थी। ढाका, जो इस समय भी बांग्लादेश की कैपिटल है। अब आते हैं, इन दोनों ही प्रोविंसेस करने से क्या फायदा मिला अंग्रेजों को? फायदा यह मिला कि जो हिंदू बंगाली हुआ करते थे, स्पेशली बंगाल के लोग, उनको इन्होंने क्या कर दिया, माइनॉरिटी बना दिया। अपने ही राज्य में बंगाली लोग बेचारे माइनॉरिटीज हो गए। माइनॉरिटी जानते हैं, जो लोग कम संख्या में रहते हैं उन्हें कहते हैं माइनॉरिटीज। तो बंगालियों को कमजोर करने की यह साजिश थी। क्यों? हां, अभी बताऊंगा क्यों। तो यह स्कीम ऑफ पार्टीशन कब इंप्लीमेंट हुआ? 16 अक्टूबर 1905। 16 अक्टूबर याद रखिएगा, यह दिन देश के लिए एक काला दिन है, एक ब्लैक डे है, एक नेशनल डे ऑफ मॉर्निंग है, एक डे ऑफ हड़ताल है पूरे भारत में। 16 अक्टूबर। चलिए कॉजेस जानते हैं। तो अंग्रेजों ने इसका कॉज क्या बताया वो तो जानते हैं, बहानेबाजी करते हैं। अंग्रेज सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए भारत में आए थे और उन्होंने क्या कहा, बहाना दिया कि हम पार्टीशन कर रहे हैं क्योंकि बंगाल को की एडमिनिस्ट्रेटिव नेसेसिटी है, अर्थात बंगाल इज टू लार्ज अ प्रोविंस, सो इट इज एडमिनिस्ट्रेटिवली इंपॉर्टेंट टू डिवाइड इट। बस एडमिनिस्ट्रेटिव नेसेसिटी का बहाना दे दिया। और रियल कॉज क्या है, आइए देखें। यह है रियल कॉज। बंगाल उस समय नर्व सेंटर था इंडियन नेशनलिज्म का। सारी देश की जो आजादी की लड़ाई है वो बंगाल से शुरू होकर के पूरे भारत में फैल रही थी और बंगाली लोगों को रोकना बहुत जरूरी था।
तो अंग्रेजों ने चालाकी चली कि वहां पे जो स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म पूरे देश में फैल रही है, पहले उन्हीं को ही क्या करो, तोड़ दो। हाँ, अंग्रेजों की एक बेसिक पॉलिसी थी, फूट डालो और राज्य करो, डिवाइड एंड रूल। और क्या रीजन था? इट इंटेंडेड टू कर्ब बंगाली इन्फ्लुएंस, अर्थात जो बंगाली इन्फ्लुएंस था हमारे नेशनलिज्म में, उसको ही रोकना है। क्योंकि ये लोग जो बंगाली स्पीकिंग लोग थे, ये बंगाल में रहते हुए वहां पे ही माइनॉरिटी बन गए। अपने ही राज्य में इनकी संख्या कम हो गई, क्योंकि इन लोगों को बांट दिया गया ईस्ट एंड वेस्ट बंगाल में। और तो और, पार्टीशन वॉज मेंट टू फास्टर डिवीजन ऑन द बेस ऑफ रिलीजन। सिंपल सा रूल है, डिवीजन के रिलीजन के बेस में राज्य का बंटवारा कर दो। ईस्ट बंगाल में मुस्लिम मेजॉरिटी और वेस्ट बंगाल में हिंदू मेजॉरिटी, ये मेन मकसद था। अब इसका विरोध हम करेंगे, हम सारे भारतीय इसका विरोध करेंगे। नाम होगा एंटी पार्टीशन मूवमेंट। पार्टीशन के विरोध में एक मूवमेंट, ये एक बहुत बड़ा मास मूवमेंट बनने वाला है। अंग्रेजों ने, कहते हैं ना, इस एंड नेशनलिज्म को कमजोर करने की कोशिश की, पर हुआ इसका ठीक उल्टा। नेशनलिज्म और भड़क गया, भारतवासी और अंग्रेजों के अब एकजुट हो गए, खिलाफ एकजुट हो गए। तो इस एंटी पार्टीशन मूवमेंट में एक माइटी अपसर्ज हुआ। बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स जो पहले अलग अलग हुआ करते थे, अलग अलग तरीकों से डील कर रहे थे नेशनलिज्म को, अब वो सब एकजुट हो गए और एक प्लेटफॉर्म पर आ गए। सारे लीडर्स, इसमें से इंडियन नेशनल कांग्रेस और नेशनलिस्ट बंगाल के, सब मिल करके एक साथ विरोध करने लगे। पहले अलग अलग चल रहे थे, अब उल्टा एक साथ हो गए और अंग्रेजों का विरोध करने लगे। बंगाल में ही अलग अलग लीडर्स, अलग अलग पॉपुलेशन के लोग, जैसे जमींदार, मर्चेंट्स, लॉयर्स, स्टूडेंट्स, वुमेन्स, हर एक ने पार्टीशन का विरोध किया। हां, हर एक ने पार्टीशन का विरोध किया। क्या आप जानते हैं कि इवन वहां पर लोगों ने इसको विरोध करने के कई नए तरीके निकाले? क्या तरीके, मेथड्स, अभी बताऊंगा। पीपल्स ने, आम जनता ने 16 अक्टूबर को क्या कर दिया? एज अ नेशनल मॉर्निंग मतलब क्राइम, देश के रोने का दिन, देश के दुख मनाने का दिन तय किया 16 अक्टूबर को, जिस दिन पार्टीशन इंप्लीमेंट हुआ था। और तो और लोगों ने इस दिन फास्टिंग रखी, व्रत रखा, इवन लोग बेयरफुट गए। कहां? गंगा पे गए। बंगाल में गंगा नदी पास करती है, वहां वो सब नंगे पैर गए, वहां पे बात किया। और तो और, ऐसा नहीं है सिर्फ बादिंग किया, बल्कि उन्होंने एक दूसरे को वचन दिया, हिंदूज एंड मुस्लिम्स ने, कि वो एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। और तो और, स्ट्रीट्स ऑफ कलकत्ता में सिर्फ वंदे मातरम की चिल्लाहट। हां, चारों तरफ लोग सिर्फ क्या कर रहे हैं? वंदे मातरम हमारा नेशनल सॉन्ग बन जाएगा। कहां से आया वंदे मातरम? वंदे मातरम आनंद मठ नाम की एक बुक का सॉन्ग है। इसको लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने एक गाना लिखा था, अमार सोनार बांग्ला, इसी पर्पस के लिए, जिसका मतलब है माय गोल्डन बंगाल। देखा, आम जनता हाथ पकड़ करके स्ट्रीट्स पे इसको गीत गाते हुए जा रही है, अंग्रेजों का विरोध कर रही है। इवन हिंदूज मुस्लिम ने एक दूसरे को राखियां बांधी, इसका यकीन दिलाते हुए कि हम सब एक है। तो अंग्रेजों ने जितनी कोशिश की हमें तोड़ने की, हम और एकजुट हुए, हम और नेशनलिस्ट क्या हो गए, मिलकर के अंग्रेजों का विरोध करने लगे। आइए, इसका इंपैक्ट क्या होने वाला है, याद रखिएगा। इसका इंपैक्ट बहुत लंबे समय तक चलने वाला है। अंग्रेजों ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है पार्टीशन करके। आपको पता है, पार्टीशन का डिसीजन अंग्रेजों को वापस लेना पड़ा था। नहीं जानते हैं? हां, अंग्रेजों को इस पार्टीशन को 1911 में वापस भी लेना पड़ गया। 1905 में पार्टीशन किया, 1911 में पार्टीशन वॉज एन्यूल्ड, रिटर्न बैक, वापस कर लिया गया पार्टीशन को। क्या आप जानते हैं, बहुत सारे असर्टिव नेशनलिस्ट लीडर्स उस समय लाइमलाइट में आ गए, और किस लीडर को कहा गया? फादर ऑफ इंडियन असर्टिव नेशनलिज्म। असर्टिव नेशनलिस्ट लीडर्स में जिन्होंने देश प्रेम के लिए अपना सब कुछ निछावर कर दिया और सेल्फ सेक्रीफाइस लोगों को सिखाया। कौन थे फादर ऑफ इंडियन असर्टिव नेशनलिज्म? आपसे पूछ रहा हूं, बताइए, मैं वेट कर रहा हूं आपका। हाँ,
फादर कौन थे जिन्होंने फादर ऑफ नेशनलिज्म, असर्टिनिज्म कहा जाता है? चलिए मैं वेट कर रहा हूं। हाँ, वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि आगे मैं उनके बारे में न सिर्फ आपको बताऊंगा, उनका कंट्रीब्यूशन भी बताऊंगा और उनके दर्शन भी कराऊंगा। तो एंटी पार्टीशन मूवमेंट बहुत जोरों पे था, अर्थात पार्टीशन का विरोध करने के लिए सारे नेशनलिस्ट लोगों ने मास मूवमेंट इसको कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि इसमें हर एक नागरिक, चाहे वो जमींदार हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो वुमेन्स हो, सब ने पार्टीशन का विरोध किया। सो इट बिकेम अ मास मूवमेंट। अंग्रेज ने जो किया हमारे लिए वो था हमारे साथ धोखा, और हमने क्या किया इसका विरोध करने के लिए, इसको मास मूवमेंट में कन्वर्ट कर लिया। लोगों ने स्वदेशी एंड बायकॉट को एक वेपन मान लिया, एक तरीका मान लिया कि अब अंग्रेजों का विरोध करना है तो स्वदेशी से करेंगे। स्वदेशी मतलब यूजिंग गुड्स ऑफ वंस ओन कंट्री, एंड बायकॉट मतलब अब विदेशी सामानों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। पब्लिक प्लेसेस पे अंग्रेजों की गुड्स की होली जलाने लगे। हाँ, जहां पर ब्रिटिश गुड्स बिकते थे वहीं पर उन लोग उसके सामने क्या करते थे, अंग्रेजी सामानों की होली जला रहे थे। लोगों का विश्वास अब अंग्रेजों से खत्म हो गया। अब समझ में आ गया कि अंग्रेज धोखेबाज हैं। अंग्रेजों के फेयर प्ले पर और जस्टिस पे तो विश्वास ही खत्म। जो असर्टिव नेशनलिस्ट थे वही लीडर अब सबसे आगे आ गए। इस माहौल में जब मॉडरेट्स अर्थात जो अर्ली नेशनलिस्ट थे वो बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ, वो बहुत बायकॉट पे बिलीव नहीं करते थे। नहीं, अर्ली नेशनलिस्ट बहुत बायकॉट नहीं करना चाहते थे, इवन स्वदेशी को भी वो बहुत चुप चुप के कर रहे थे। पर असर्टिव नेशनलिस्ट तो जाने जाते थे अपने एक्शंस के लिए। याद रखिएगा, हिंसा कहीं भी नहीं हो रही है, अटैक करने की कोई भी बात नहीं कर रहे हैं लोग, ना ना ना। इनका मेथड एग्रेसिव है, इनका मेथड है सेल्फ सेक्रीफाइस का, इनका मेथड है कि हम अपना हक मांग के रहेंगे, छीन के रहेंगे। हाँ, मांग अगर नहीं दोगे तो छीन लेंगे, ये इनका सोच था। पार्टीशन ऑफ बंगाल को 1911 में वापस ले लिया गया और इंडिया की कैपिटल 1911 में कोलकाता से शिफ्ट होकर दिल्ली बना दी गई। अभी तक भारत की कैपिटल 1911 तक कलकत्ता थी। हाँ, पर मैं आज भी कैपिटल ऑफ इंडिया बोलते हैं न्यू दिल्ली 1911 के बाद से। 1907 एक बहुत ही सरप्राइजिंग ईयर है। इस साल कांग्रेस में पहली बार फूट पड़ जाएगी, कांग्रेस दो हिस्सों में टूट जाएगी। हम इसे जानते हैं सूरत स्प्लिट, क्योंकि यह सेशन सूरत में हुआ था 1907 में। क्यों हुआ, क्या हुआ था, आइए समझते हैं। तो असर्टिव नेशनलिस्ट क्या चाहते थे कि स्वदेशी और बायकॉट को पूरे भारत में लॉन्च कर दिया जाए, सिर्फ बंगाल में नहीं पूरे भारत में इस मूवमेंट को चलाया जाए। पर मॉडरेट्स जो कोई अर्ली नेशनलिस्ट हुआ करते थे वो चाहते थे ना ना ना, इस मूवमेंट को सिर्फ बंगाल तक ही सीमित रखा जाए। मतलब वो नहीं चाहते थे कि मूवमेंट पूरे देश में फैले। अर्ली नेशनलिस्ट इस बात का सपोर्ट नहीं कर रहे थे कि इवन बायकॉट तक किया जाए। वो अंग्रेजों का विरोध नहीं करना चाहते थे। उनको यकीन था कि अंग्रेज जस्टिस करेंगे, अंग्रेज फेयर प्ले करेंगे। पर आप जानते ही हैं अंग्रेज कभी ऐसा नहीं करने वाले थे। असर्टिव नेशनलिस्ट ने तय किया कि अब लाला लाजपत राय जी को प्रेसिडेंट बनाया जाएगा। 1907 में लाला लाजपत राय जी का नाम प्रपोज किया गया कि वो हमारे अब कांग्रेस के प्रेसिडेंट होंगे। बट कांग्रेस के जो दूसरे पार्ट थे उन्होंने रास बिहारी घोष जी को अपना प्रेसिडेंट नाम नियुक्त किया। नतीजा, कांग्रेस में बंटवारा हो गया। दो लीडर नहीं हो सकते ना, एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती। नतीजा, कांग्रेस में बंटवारा, सूरत स्प्लिट के नाम से जाना जाता है। 1907 में सूरत स्प्लिट होने से नेशनल मूवमेंट और कमजोर हुआ। हां, अंग्रेजों को मौका मिल गया कि अब वो मॉडरेट्स को खुश कर, कंसेशन देकर और इवन मुस्लिम लोगों को कंसेशन देकर इन असर्टिव नेशनलिस्ट को पनिशमेंट देंगे। यही अंग्रेजों ने चालाकी भी चली, क्योंकि देश प्रेम कमजोर होगा जब हमारे देशवासी आपस में लड़ेंगे, और यही वो अंग्रेज चाहते थे। तो सूरत स्प्लिट हुआ, घबराइए मत। 1916 में वापस ये लोग रीजॉइन कर जाएंगे, कांग्रेस में वापस आ जाएंगे। तो कुछ लीडर्स के नाम पहले समझें, ये असर्टिव नेशनलिस्ट हैं कौन। तो ये एक यंग तरह के, एक न्यू और यंगर ग्रुप ऑफ लीडर्स थे जो कांग्रेस के थे, पर कांग्रेस की मेथड्स और आइडियोलॉजी से अलग काम करते थे। क्या मेथड था इनका? तो इनका काम था कि ये लोग कंप्लीट स्वराज चाहते थे। हमको
होम रूल नहीं चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। ये इनकी सोच थी। ये मास मूवमेंट में बिलीव करते थे। इनका नाम था असर्टिव नेशनलिस्ट। याद रखिएगा, कहीं भी वायलेंस की मैं बात नहीं कर रहा हूं, किसी को मार काट करने की बात नहीं कर रहा हूं। ये लोग इसलिए कहलाते थे असर्टिव नेशनलिस्ट बिकॉज दे हैड अ डिफरेंट आउटलुक एंड एडवोकेटेड एक्टिव रेजिस्टेंस टू ब्रिटिश इंपेरियलिज्म। अर्थात हम ब्रिटिश का विरोध एक्टिवली करेंगे, सिर्फ लेटरबाजी से नहीं करेंगे कि प्रेयर कर दिया, प्लीडिंग कर दिया। ना ना ना, हम तो जन जन में आंदोलन फैलाएंगे, सड़क पे उतर जाएंगे, मास मूवमेंट बनाएंगे और जहां जहां अंग्रेज जाएंगे हर जगह उनका विरोध करेंगे। ये उनका तरीका था। इनमें 3 मेन लीडर्स हैं जिन्हें लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल के नाम से जाना जाता है। हम इन्हें लाल, बाल और पाल के नाम से जानते हैं। स्क्रीन पे आप तीनों को देख पा रहे होंगे। आप बीच में देख रहे होंगे तो बाल गंगाधर तिलक जी हैं। इस साइड देखेंगे तो आपको लाला लाजपत राय दिख रहे हैं और ये बंगाली बाबू है हमारे बिपिन चंद्र पाल जी, लाल बाल पाल। तो क्या मकसद था, क्या ऑब्जेक्टिव था? असर्टिव नेशनलिस्ट मॉडरेट से अलग थे, अर्ली नेशनलिस्ट से अलग थे, क्योंकि ये इमीडिएट अटेनमेंट ऑफ स्वराज चाहते थे। इनको कोई होम रूल वोम रूल नहीं चाहिए। हमें पूरी तरीके से क्या चाहिए? इंडिपेंडेंस चाहिए। हमें भारत आजाद चाहिए अंग्रेजों से। ये हिम्मत, ये ताकत, ये हौसला इनके पास था। अर्ली नेशनलिस्ट पास इतनी हिम्मत नहीं थी, वो थोड़े कमजोर थे अपने मेथड्स में। क्या मेथड लगाया असर्टिव नेशनलिस्ट ने? तो असर्टिव नेशनलिस्ट ने भारत के लोगों को जोड़ने का तरीका लगाया। सोचा कैसे जन जन को इस आंदोलन में जोड़ें, देश प्रेम में जोड़ें। और इन्होंने सबसे पहला तरीका लगाया, स्वदेशी करेंगे। स्व मतलब खुद का, देश मतलब कंट्री। तो जो भी हो वो अपने देश का हो, अर्थात तन पे वस्त्र हो अपने देश के हो, घर का सामान हो अपने देश का हो। तो प्रोड्यूसिंग नेसेसरी आइटम्स इन वंस कंट्री एंड यूजिंग देम फॉर वंस यूज। अपने देश का बना सामान हम ही इस्तेमाल करेंगे विदाउट बीइंग डिपेंडेंट ऑन इंपोर्टेड गुड्स। आज भी हम स्वदेशी की जरूरत महसूस करते हैं। आज भी हमारी गवर्नमेंट कह रही है मेक इन इंडिया, यूज इन इंडिया। हाँ, आपको और मुझे यह करना पड़ेगा। आज भी भारत को ताकतवर बनाने की सख्त जरूरत है। अब है बायकॉट की जरूरत। यह मेथड है इन्हीं का, सबका दिया हुआ। तो बायकॉट मतलब एब्सटेनिंग फ्रॉम द परचेज ऑफ ब्रिटिश गुड्स। मतलब हम ब्रिटिश गुड्स को नहीं खरीदेंगे, नहीं इस्तेमाल करेंगे, बल्कि उल्टा ब्रिटिश गुड्स को जला देंगे। जो हमारे पास है भी उसको खत्म कर देंगे। ऐसा माना जाता है कि जब स्वदेशी होगा तो बायकॉट तो होगा ही होगा। क्यों? व्हेन यू एक्सेप्ट स्वदेशी यू मस्ट बायकॉट ब्रिटिश। जब आप अपने देश का इस्तेमाल करेंगे तो विदेशी सामानों को आप विरोध करिए। बायकॉट मतलब हिंदी वर्ड होता है त्याग देना। हाँ, व्हेन यू बायकॉट समथिंग मतलब आप उस चीज को त्याग देते हैं। और यह भी एक तरीका है असर्टिव नेशनलिस्ट का, नेशनल एजुकेशन स्प्रेड करना। फॉरेन स्टडी सेंटर्स में नहीं जाना है, विदेशी स्कूलों में नहीं जाना है, अंग्रेजों के पढ़ाई सिस्टम को नहीं पढ़ाना है, बल्कि भारत का अपना एजुकेशन सिस्टम होगा। ये प्लान करना, अर्थात गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज में नहीं जाना है। कौन कौन से इंस्टीट्यूट खोले गए उस जमाने में? बंगाल नेशनल कॉलेज खोला गया कोलकाता में, पचियप्पा नेशनल कॉलेज खोला गया चेन्नई में। क्यों? ताकि नेशनल स्कूल्स हो, हमारे अपने भारतीयों के चलाए गए स्कूल्स हो, हमारे भारतीय नागरिक वहां पढ़ेंगे, क्योंकि वहां पे उन्हें देश प्रेम पढ़ाया जाएगा। यह तरीका था नेशनलिस्ट लोगों का, असर्टिवनेस। देखा, विरोध करने का तरीका ही अलग है। और तो और वो पैसिव रेजिस्टेंस में बिलीव करते थे। पैसिव का मतलब होता है हम वायलेंट तरीका नहीं लगाएंगे, बट हां विग्रसली अर्थात जोर शोर से क्या करेंगे? एक्शंस उठाएंगे अंग्रेजों के खिलाफ। जैसे मैंने कहा, जन जन का आंदोलन करेंगे, घर घर जाएंगे, हर नागरिक को इसका मूवमेंट का हिस्सा बनाएंगे। जब आंदोलन करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे, सड़क जाम कर देंगे। यह उनका तरीका था। यह है विग्रस पॉलिटिकल एक्शन लेंगे। और तो और हम अपना हक क्लेम करने की बजाय, बेग करने की बजाय अपना हक क्लेम करेंगे। नो बेगिंग नाउ क्लेमिंग। मैंने कहा था साडा हक एथे रख, ये था इनका एटीट्यूड। अब मांगना नहीं है, हाँ छीन लेना है। और क्या मेथड थे इनका? एक तरीका यह भी था रिवाइवलिज्म। इसका मतलब होता है ये लोगों को यकीन दिलाना चाहते थे कि हम एक बहुत महान देश को बिलोंग करते हैं। भारत एक बहुत ही बड़ा
और बहुत ही ज्ञान से भरा देश है। सोने की चिड़िया भारत है। हमने ही विश्व में बहुत सारे धर्म दिए, हमने ही विश्व में बहुत ज्ञान दिया। तो ये ग्लोरी हम भारतीयों को सिखाना, वापस याद दिलाना कि हमारा पास्ट कितना महान था, इसका नाम दिया गया रिवाइवलिज्म। हां, तिलक जी ने शिवाजी फेस्टिवल को रिवाइवल किया, क्योंकि छत्रपति शिवाजी हम भारतीयों के एक महान लीडर थे, जिन्होंने अंग्रेजों से पहले मुगल सल्तनत का भयंकर विरोध किया। उन्होंने हम सबको एकजुट होना सिखाया। तो रिवाइवलिज्म। और क्या किया गया? पर्सनल सेक्रीफाइस। पर्सनल सेक्रीफाइस का मतलब होता है, असर्टिव नेशनलिस्ट ने हमें यकीन दिलाया कि हमें सेल्फ सेक्रीफाइस के लिए तैयार रहना चाहिए, हमें अपना स्वयं का बलिदान देने के लिए तैयार रहना चाहिए, हमें हार्डशिप सहने के लिए तैयार होना चाहिए। इसीलिए लाठी क्लब्स बनाए गए थे, हाँ, अखाड़ास बनाए गए थे। किसने बनाया? तिलक जी ने बनाया। ठीक है, मास मूवमेंट के लिए आम जनता को जोड़ा गया इस मूवमेंट से। आइए, अंग्रेजों ने भी छोड़ा नहीं। अंग्रेजों ने एंटी पार्टीशन मूवमेंट के बाद चुन चुन करके असर्टिव नेशनलिस्ट लीडर्स को जेलों में बंद किया, बहुत अत्याचार किया इन पे, जिनमें तिलक जी को तो जेल डाला, 6 साल तक वो जेल रहे मंडले में। हाँ, बर्मा में एक प्लेस है। लाला लाजपत राय जी को भी बर्मा डिपोर्ट कर दिया गया, और वो भी बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी सुनवाई के, सीधे सजा। और तो और न्यूज़पेपर्स को बैन कर दिया गया, मीटिंग्स करने पे मना हो गया। अब कोई भी लीडर्स मीटिंग नहीं कर सकते हैं। आम जनता जहां खड़ी रहती थी, एकजुट होती थी, वहां उन पर लाठीचार्ज हो जाता। तो अंग्रेजों ने भी बहुत अत्याचार किया नेशनलिस्ट मूवमेंट को रोकने के लिए। अब आते हैं, आपसे मैंने पूछा था, हु इज द फादर ऑफ इंडियन असर्टिव नेशनलिज्म? तो वो थे श्री बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक थे फादर ऑफ इंडियन नेशनलिस्ट। बड़े कमाल के लीडर हैं, फादर ऑफ इंडियन असर्टिव नेशनलिस्ट। तो इन्होंने पैट्रियोटिज्म जन जन में भर दिया। इन्होंने कांग्रेस को एक मास मूवमेंट पार्टी बना दिया, जन जन की पार्टी बना दिया। तिलक जी स्वयं महाराष्ट्र के थे। लॉ पढ़ने के बाद इन्होंने आगे पूना न्यू इंग्लिश स्कूल खोला, और तो और फर्ग्यूसन कॉलेज भी खोला। इसके लिए उन्होंने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की मदद की। किसने? तिलक जी ने। अब तिलक जी स्वयं खुद हाईली एजुकेटेड व्यक्ति थे। अब तिलक ने ही शुरू किया कुछ कंट्रीब्यूशंस। तिलक के कंट्रीब्यूशन आपको याद करने पड़ेंगे। पहला है कंट्रीब्यूशन डिमांड फॉर स्वराज। तिलक वो पहले व्यक्ति थे, फर्स्ट पर्सन थे, जिन्होंने डिक्लेयर किया कि मुझे स्वराज चाहिए। इनका एक नारा था, इनका एक स्लोगन था, स्वराज इज माय बर्थराइट एंड आई शैल हैव इट। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूंगा। हां, तिलक जी ने ही लाठी क्लब्स खोले, अखाड़ा खोले, ताकि यंग लोगों को फिजिकल ट्रेनिंग दी जाए, ताकि वो क्या करें? मार सह सके। याद रखिएगा, मारना नहीं है, सहन शक्ति बढ़ाने के लिए है, फिजिकली लोगों को स्ट्रांग बनाने के लिए ये खोले गए थे। इन्होंने नेशनलिज्म सिखाया। कैसे? इन्होंने खुद रिलीजियस फेस्टिवल्स के माध्यम से, जैसे गणपति फेस्टिवल जो हम भूल चुके थे, उनको वापस स्टार्ट किया, ताकि हमारे अंदर नेशनल सॉन्ग्स और नेशनल स्पीचेस को द्वारा हमको एकजुट किया। तिलक जी ने ही शिवाजी फेस्टिवल वापस शुरू किया, हमें याद दिलाया कि किस तरह से छत्रपति शिवाजी ने भारतीयों को एकजुट किया था। तो शिवाजी फेस्टिवल लोगों को एनकरेज करने के लिए था, हम सब के अंदर स्पिरिट ऑफ फ्रीडम, स्पिरिट ऑफ पैट्रियोटिज्म जोड़ने के लिए था। इन्होंने ही 2 न्यूज़पेपर भी शुरू किए। एक मराठा था जो कि इंग्लिश न्यूज़पेपर था, सोचिए इंग्लिश न्यूज़पेपर लिखने वाले, और केसरी जो कि मराठी भाषा में लिखा गया न्यूज़पेपर था। इन्होंने जेल में रहते हुए भी किताबें लिखी। मैंने कहा था इनको 6 साल की जेल हुई थी ना, तो जेल में इन्होंने लिखी थी गीता रहस्य, और एक इनकी और महान किताब है द आर्टिक होम ऑफ वेदास। इमेजिन करिए कितने महान हमारे ये असर्टिव नेशनलिस्ट लीडर हैं। ऑर्डिनरी पीपल नहीं है, याद रखिए, ये सब हाईली क्वालिफाइड है। खुद लॉ की डिग्री लेने के बाद, स्कूलों के मालिक होने के बावजूद, वो देश प्रेम की आग पूरे भारतीयों में जता रहे थे। और क्या किया इन्होंने? होम रूल लीग शुरू किया। होम रूल लीग 1916 में शुरू किया, और चाहते थे कि हमें सेल्फ गवर्नमेंट मिल जाए विद इन द ब्रिटिश रूल, विद इन द ब्रिटिश रूल। ऐसा माना जाता है गांधी जी को भी इन्होंने ही बहुत सारे मेथड सिखाए, या उल्टा कहें कि गांधी जी ने इनके मेथड्स कॉपी कर लिए,
क्योंकि गांधी जी 1915 के बाद पॉलिटिक्स में आए और 1916-17 के बाद ही वो एक्टिवली इंटरेस्टेड हुए। 1915 में इंडिया में उनको बुलाने के लिए गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था। गोपाल कृष्ण गोखले जी पॉलिटिकल मेंटर या गुरु ऑफ गांधी जी माने जाते हैं, जबकि तिलक जी क्या है? फोर रनर ऑफ गांधी जी। फोर रनर मतलब होता है अगुआ, अगुआ मतलब होता है आगे चलने वाला। गांधी जी के आगे कौन थे? तिलक जी। क्योंकि तिलक जी की आइडियाज, कौन सी आइडिया? स्वराज्य करने की आइडिया, बायकॉट करने की आइडिया, ये सब महात्मा गांधी जी ने फॉलो की। अगले असर्टिव नेशनलिस्ट लीडर की बात करता हूं, पाल, बिपिन चंद्र पाल। इनको कहा गया है फादर ऑफ रेवोल्यूशनरी थॉट इन इंडिया। एक ऐसा लीडर जो रेवोल्यूशनरी विचार लाने वाला लीडर है। पर आप जानते हैं कोई एक ऐसा लीडर भी था जिसने कहा था कि मुझे पड़ी, मेरे शरीर पे पड़ी हर एक लाठी ब्रिटिश सरकार के राज्य के ताबूत की कील बनेगी। अर्थात आपने मुझे लाठियों से तो मार दिया है, पर मेरे शरीर पे पड़ी हर एक लाठी आपकी अंत का कारण बनेगी। जानते हैं वो लीडर कौन थे? वो हमारे लीडर कौन थे? नहीं जानते हैं तो टाइप करिए, और वरना वेट करिए भी, हम उस लीडर को आपको दर्शन भी कराएंगे और उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस भी बताएंगे। अभी बात करते हैं बिपिन चंद्र पाल की। बिपिन चंद्र पाल जी स्वयं भी एक हाईली क्वालिफाइड लीडर थे, असर्टिव लीडर थे। इन्होंने भी एक जर्नलिस्ट के रूप में काम शुरू किया। कौन सा न्यूज़पेपर था? बंगाल पब्लिक ओपिनियन, द ट्रिब्यून और न्यू इंडिया। ट्रिब्यून और न्यू इंडिया तो आज भी बहुत पॉपुलर न्यूज़पेपर है, आज भी हमारे देश में चलाए जाते हैं। और तो और इन्होंने नेशनल एजुकेशन को बहुत प्रमोट किया। चाहते थे कि लोगों का आजाद होने से पहले एजुकेशन क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के भी इन्होंने बहुत सपोर्ट किया। क्या सपोर्ट किया? इन्होंने कास्ट सिस्टम का विरोध किया। कहा हमारे देश में जो जाति प्रथा है, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, खत्म करो, बंद करो। इन्होंने कहा जो रूल्स हैं वो इंटर डाइनिंग और इंटर मिक्सिंग के होने चाहिए, अर्थात एक दूसरी जाति में हम लोग खा पी सकें, शादियां कर सकें। ये कितने महान सोच वाले थे। इन्होंने विडोरी मैरिज को बढ़ावा दिया। कहा औरतों को, विधवा औरतों को भी शादी करने का हक होना चाहिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये चाहते थे, वुमेन एजुकेशन को बढ़ावा मिले। इनका मानना था कि औरतों की पोजीशन तभी बढ़ेगी जब औरतें पढ़ेंगी। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, ये सोचते थे। अब आ गए हमारे लीडर, तीसरे और आखिरी असर्टिव लीडर, लाला लाजपत राय। शेरे पंजाब, या शेर मतलब समझ गए ना, या पंजाब केसरी, क्योंकि पंजाब के थे इसीलिए शेरे पंजाब। ये खुद भी एक महान लॉयर थे, महान लेखक थे, प्रोलिफिक राइटर थे, और तो और एजुकेटर थे, रिफॉर्मर थे, और स्टॉन्च फाइटर अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। स्टॉन्च मतलब कट्टर दुश्मन थे अंग्रेजों के। अंग्रेजों को खत्म करने का उन्होंने तय कर रखा था। कुछ अनोखी बात बताऊं उनके बारे में, ये वो पहले इंडियन थे जिन्होंने इंपेरियलिज्म को कैपिटलिज्म से जोड़ा। पहले इंडियन थे जिन्होंने बताया कि इनका जो अंग्रेजों का जो इंपेरियलिज्म है वो ही कारण है दुनिया में कैपिटलिज्म का। ये वो पहले व्यक्ति थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड कांग्रेस। वर्कर्स के आंदोलन, वर्कर्स की यूनियन की सबसे बड़ी पार्टी है ऑल इंडिया ट्रेड कांग्रेस, इसके वो पहले प्रेसिडेंट भी बने। तो बहुत महान थे हमारे लाला लाजपत राय जी। इन्होंने एक मैगजीन शुरू की, नाम था यंग इंडिया। इंडिया में मैगजीन नहीं शुरू की थी, बड़े कमाल की बात है, ये मैगजीन शुरू की थी अमेरिका में। इन्होंने न्यूज़पेपर्स लिखे, पंजाबी, वंदे मातरम और पीपल। आप इमेजिन करिए इतने सारे काम हमारे ये नेशनल लीडर्स कर रहे हैं। इमेजिन करिए कितने महान होंगे, देश के लिए संघर्ष कर रहे हैं, हम सबके लिए एक रोल मॉडल के रूप में काम कर रहे हैं हमारे असर्टिव नेशनलिस्ट। इन्होंने किताब भी लिखी जिसका नाम था नेशनल एजुकेशन। आइए कुछ इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस भी कर लेते हैं। एक महान एजुकेशनिस्ट थे, राइटर भी थे। मैंने बताया इन्होंने यूएस में रहते हुए, जब ये यूएस गए थे, अमेरिका गए थे, वहां पे एक मैगजीन शुरू की यंग इंडिया। क्यों? क्योंकि वो मैसेज देना चाहते थे इंडियन सिटीजन्स को, यंग इंडियंस को, कि वो अटेन स्वराज करें। अर्थात इंडियंस में स्वराज्य के लिए एक फायर, एक आग जलाना चाहते थे। और तो और ये एक सोशल रिफॉर्मर भी थे, समाज में बदलाव करना भी चाहते थे, समाज सुधार लाना चाहते थे। इन्होंने आर्य समाज के जुड़ करके बहुत सारे रिफॉर्म्स के काम किए, जैसे इन्होंने डीएवी कॉलेज को बढ़ाने में मदद की, और तो और इन्होंने बहुत सारे अनाथालय खोले,
ऑर्फनेजेस खोले, हॉस्पिटल खोला, स्कूल खोला। इन्होंने एक सोसाइटी बनाई, नाम था सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी। क्यों? ताकि वो लोग जो समाज में पिछड़े हैं, समाज में दबे कुचले हैं, उनको उनका हक मिल सके। कितने महान थे, सोचिए, इतना सारा काम करते हुए, जेलों में जाते हुए, देश प्रेम का काम करते हुए समाज सुधार कर रहे हैं। धन्य हैं हम सब भारतवासी, ऐसे महान लीडर्स थे हमारे। आइए इनका एक और काम देखें, पॉलिटिकल वर्क आउटसाइड इंडिया। तो ये जब अब्रॉड गए, कई बार ये अमेरिका गए, वहां पर भी जाकर के इन्होंने इंडियंस के लिए, वहां के लोगों के, नागरिकों के मन में एक अच्छा विचार भरा। वहां पे भी फ्रीडम की स्ट्रगल के लिए तैयारियां की, वहां से हमने मदद मांगी। ये गए एक बार 1914 में, कहां गए? यूएसए गए, वहां पे गदर पार्टी इन्होंने फॉर्म की। गदर पार्टी ने विदेशों में रहते हुए हम भारतीय रेवोल्यूशनरीज को मदद की। भारत में जो आंदोलन चल रहा था उनको उन्होंने पैसे से और हथियारों से मदद की। किसने? इस गदर पार्टी ने, जिसको ये ज्वाइन कर गए थे। तो 1928 में जब साइमन गो बैक अर्थात साइमन कमीशन का जब विरोध हो रहा था लाहौर में, तो वहां पर अंग्रेजों ने लाठीचार्ज किया। उस लाठीचार्ज में ये घायल हो गए। उनको इतनी लाठियां पड़ी सर लाला लाजपत राय जी को कि ये घायल हो गए और हॉस्पिटलाइज्ड हो गए। हॉस्पिटल में मरने से पहले 1928 में उन्होंने कहा था, क्या कहा था? एवरी लाठी ब्लो ऑन माई बॉडी विल प्रूव टू बी अ नेल इन द कॉफिन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। यही क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि किस लीडर ने कहा था कि मेरे शरीर पर पड़ी हर एक लाठी अंग्रेजी सरकार के ताबूत की कील बनेगी। यही थे लाला लाजपत राय। सोचिए कितने महान लीडर्स थे, जो उन्होंने कहा वो सच हुआ। और इनके मरने के कुछ ही साल बाद देखिए 1928 में इनकी डेथ हो रही है, हम 1947 में आजाद हो रहे हैं। तो कितने महान लीडर्स, कितने त्याग के बाद हमें यह आजादी मिली है। चलिए, आई एम वेरी श्योर कि ये चैप्टर समझ में आ गया होगा और आपके अंदर भी एक नया जुनून, एक नई आग भर दिया होगा। मेरी एक ही कोशिश है, ये सब पेड कंटेंट्स हैं। हाँ, मैं सच कह रहा हूं, ये सब पेड कंटेंट्स हैं। आप बहुत सारे दूसरे चैनल्स को, हाँ यूट्यूब चैनल्स को, इवन वेबसाइट्स को, बहुत सारे मैंने ऐसे सुने हैं जो बहुत सारा पैसा ले रहे हैं इन कोर्सेज को बेचने के लिए, पर हम प्रोवाइड कर रहे हैं आपको सब कुछ एब्सोल्युटली फ्री। बट फ्री है पर बहुत जरूरी है। आपके लिए ही सिर्फ फ्री है मेरे सुपरस्टार्स। ये सब कुछ पेड हो सकता था, और इवन पेड हो जाएगा। आपकी सिर्फ और सिर्फ मुझे हेल्प चाहिए, आपका चाहिए प्यार, आपके चाहिए ढेर सारे कमेंट्स और लाइक्स। मिलते हैं अगले लेसन वीडियो में जो आप चाहते हैं, और आपके लिए ही सर तरुण पानी सारे लेटेस्ट कंटेंट बना रहे हैं। ये चैप्टर ऑलरेडी 2-3 बार मैंने अपलोड कर रखा है, पर यह लेसन आपके लिए नए कंटेंट के अकॉर्डिंग, इसी करंट डे सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने फिर से अपलोड किया है। चलिए मिलते हैं, बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।